राधे राधे एवरीवन। आज हम आचार्य प्रशांत जी की एक बुक है स्त्री आंतरिक बल की ओर। आज इसकी हम शुरुआत करेंगे, इसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे और ये बहुत ही खूबसूरत किताब है। ये आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ रेजिलियंस की तरफ लेकर जाती है। मैंने एक वीडियो बनाया था कल ही जिसमें टाइटल रखा था कि फ्रॉम 30 kg टू 80 kg, यानी 30 किलो से 80 किलो का हो जाना। वहाँ बात वज़न की नहीं थी, वहाँ पे आंतरिक मजबूती की थी, रेजिलियंस की थी कि जब लाइफ के चैलेंजेस आए, ज़िंदगी चाटा मारे, तो जो 30 किलो वाला इंसान है संभावना है कि धूल चाट जाएगा थप्पड़ के साथ ही। लेकिन अगर कोई 80 किलो का है तो थप्पड़ के साथ गिरेगा नहीं, हाँ झंझनाहट होगी तो नारियल तेल लगा के मालिश करके ठीक किया जा सकता है, यानी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं होगा। तो उसी की तर्ज पर इस किताब के पहले अध्याय की तरफ यात्रा करते हुए स्त्री न देह न भावनाएं, यानी ये बताते हैं कि आम तौर पर जो महिलाएं हैं वो अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करती हैं कि जी हम तो भावनाएं हैं, भावनाओं से बनी हुई चीज़ है, या हम तो देह हैं, बॉडी है। यानी वो अपने आप को सिर्फ शरीर और भावना ही मानती हैं और यही उनके दुख का मूल कारण है। आगे पढ़ते हैं। ये कहते हैं कि जो भावनाएं है ना वो बड़ा झंझट है महिलाओं के लिए, भावनाओं पर कोई समझ ही नहीं है और उसी की वजह से, क्योंकि वो इतनी भावुक हैं, वो भावनाओं में बह जाती हैं, जो उनकी तर्क शक्ति है, जो जीवन का उपहार उनको मिला है, उसका सदुपयोग ही नहीं कर पाती। तो कहते हैं कि स्त्रियां आपको किसी क्षेत्र में बहुत अग्रणी नहीं दिखेंगी कि बहुत आगे निकल गई हो। अगर आपको राजनीति में दिखेंगी तो गिनी चुनी दिखेंगी, अगर बॉलीवुड में दिख रही हैं तो वो भी अपनी देह के दम के ऊपर, बहुत कम मिलेंगी जो अभिनय के दम पर हैं। तो उन्होंने जो एक महिला है उसके जीवन को कैसे परिभाषित किया है, आंचल में है दूध, आँख में पानी। यानी या तो वो सिर्फ बच्चे पैदा कर रही है या सिर्फ वो उनकी आंखों में पानी है, वो सिर्फ भावनाओं के दम पर अपना जीवन जी रही हैं। तो और एक बहुत खूबसूरत लाइन उन्होंने लिखी है कि ये भावनाओं को ही अपना बल मानती हैं, यानी जो ये इमोशंस हैं उनको अपनी स्ट्रेंथ मानती हैं और भावनाओं को बल मानती हैं तो अपनी भावनाओं को नरिश भी करती हैं, पोषण देती हैं। एग्जाम्पल बताते हैं कि बहुत सारे काम हैं जो स्त्रियां अपनी भावनाओं के दम पर निकलवा लेती हैं, जैसे कि रोकर दिखा दिया, दुख में दिखा दिया, गुस्से में दिखा दिया, तो फैमिली मेम्बर्स ने या किसी पुरुष ने वो काम करके दे दिया, रोए तो हार मिल गया, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा है। तो कहते हैं कि स्त्रियां अपने दुख का कारण स्वयं हैं, वो अपनी फीलिंग्स को अपना वेपन मानती हैं। जो फीलिंग्स है ना, भावनात्मकता जो उनकी है, भावुकता है, वो उनको अपना वेपन मानती हैं और अपने शरीर को अपनी पूंजी मानती हैं। उन्होंने यहाँ पे नीचे पैराग्राफ में लिखा है कि जब कुछ स्त्रियां बन ठन के चलती हैं और दो चार लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं तो उनको लगता है उनका मान बढ़ गया, उन्होंने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया। लेकिन ये वास्तविकता में उनका मान बढ़ा है या उन्होंने खुद को शोषण होने वाला मटीरियल बना लिया है, शोषित होने वाला एक वस्तु। तो महिलाएं अपने देह को, अपने शरीर को अपनी पूंजी मान रही हैं और अपनी भावनाओं को अपना वेपन मान रही हैं और उनको लगता है कि वो शिकार कर रही हैं, लेकिन वो स्वयं शिकार हो रही हैं। आगे जाके इसको डिटेल में लिखा गया है। यहाँ पर आचार्य प्रशांत जी महिलाओं की जो नेचुरल क्वालिटीज़ हैं, प्रकृतिगत विशेषताएं, उनके बारे में थोड़ी रोशनी डालते हुए कहते हैं धैर्य स्त्री में ज़्यादा होता है, धैर्य स्त्री में ज़्यादा होता है, महत्वाकांक्षा स्त्री में कम होती हैं। ये बड़े गुण हैं। अगर स्त्री संयत रहे तो खुलकर उड़ सकती है, आसमान छू सकती है, पर वो इन्हीं दो की बंधक बनकर रह जाती है, तन की और मन की। फिर आगे बोलते हैं कि वास्तव में स्त्री में एक विशेष गुण होता है, वो उसे पुरुष से कहीं आगे लेकर जा सकता है और वो गुण है समर्पण का, डिवोशन का। औरत पुरुष की अपेक्षा थोड़ी भोली होती है, एक बार अगर वो समर्पित हो जाए तो किसी चीज़ के प्रति समर्पित हो जाए तो वो समर्पित ही हो जाती है
और इस गुण के कारण वो किसी भी फील्ड में बहुत आगे जा सकती है, क्योंकि वो बहुत निष्ठा से काम करती हैं। यहाँ पर आगे बताते हैं आचार्य प्रशांत जी कि जब आप सिर्फ इन फीलिंग्स को, इन भावनाओं को और शरीर को अपनी पूंजी मानकर अपना पूरा एनर्जी, अपने पूरे एफर्ट सिर्फ इन्हीं चीज़ों में लगा देती हैं कि कैसे खुद को ज़्यादा भावुक दिखाएं, कैसे खुद को ज़्यादा इन्वेस्टेड दिखाएं, कैसे खुद को दिखाएं कि देखो हम कितने सेक्रीफाइस कर रही हैं, और कैसे वो अपनी पूरी एनर्जी अपनी साज में, सज्जा में, अपनी खूबसूरती में लगा देती हैं। यानी महिलाएं कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी अपने फिगर से भी जोड़ लेती हैं। लिखा है इन्होंने कि छोटी छोटी बच्चियों के मन में सजावट के लिए, खूबसूरत लगने के लिए बड़ा प्रोत्साहन दिया जाता है। आप देखते भी होंगे यूट्यूब पर या अलग अलग प्लेटफॉर्म पर छोटी छोटी लड़कियां जिनकी उम्र मुश्किल से 7 साल की, 10 साल की, 12 साल, 15 साल की है, और उनमें बड़ी ही एक उत्सुकता है खुद को जवान दिखाने की, उम्र से बड़ा दिखाने की, चाहे वो किसी ब्यूटी प्रोसेस का सहारा लें, चाहे वो, इन्होंने लिखा भी है कि मैं देख रहा हूँ, आचार्य जी लिखते हैं, मैं देख रहा हूँ 6-6 साल की बच्चियां लिपस्टिक लगाकर घूम रही हैं, बर्बाद, क्योंकि वो सिर्फ खुद को शरीर मान रही है। शरीर और भावनाएं उसकी पर्सनालिटी का एक 2% हिस्सा है मुश्किल से। वो एक जीती जागती चेतना है, कॉन्शियसनेस है, ये एक सत्य है। लेकिन मान्यता क्या है, यानी मान क्या लिया गया है? मान ये लिया गया है कि अरे आप जैसी दिखती हैं, आप जैसी खूबसूरत हैं, बेसिकली शारीरिक बनावट की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि औरत अगर सरल, साधारण, संयमित रहे देह से, तो पुरुष उसकी कोई तारीफ नहीं करता, और यही एक सजी सवरी छैल छबीली निकल जाए तो जितने पुरुष होंगे सब तालियां बजाएंगे, वाह वाह करेंगे। वो औरत को लगता है कि हमारी तो बड़ी इज्जत बढ़ गई, हमारा तो बड़ा मान, बड़ा मूल्य बढ़ गया। वो पागल है, वो जानती भी नहीं कि उसका शोषण किया जा रहा है। आगे लिखते हैं कि बड़े शर्म की बात है कि आप सिर्फ अपने शरीर को ही अपना अंतिम अध्याय मान रही हैं। आपके पास अपना मान बढ़ाने के 70 तरीके हैं। आप कोई कला सीख सकती हैं, किसी ज्ञान के क्षेत्र में जा सकती हैं, अपनी काबिलियत बढ़ा सकती हैं, 1000 तरीके हो सकते हैं अपना मूल्य बढ़ाने के। और इन्होंने फिर एक बहुत खूबसूरत लाइन इन्वर्टेड कोमास के साथ लिखी है, अपूर्णता स्त्री के अविवाहित रह जाने में नहीं है। ऐसे बोलते हैं ना कि अरे तुम्हारा तो लाइफ ही कंप्लीट नहीं हुआ, तुम्हारे जीवन का तो पर्पज़ ही सफल नहीं हुआ अगर तुमने शादी नहीं की, बच्चे पैदा नहीं किए। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है अपूर्णता स्त्री के अविवाहित रह जाने में नहीं है, अपूर्णता स्त्री के स्त्री रह जाने में है। कि आप एक औरत के तौर पर आपका जन्म हुआ और आपने सिर्फ आपको अपनी देह और भावना मान लिया कि बस मैं तो एक शरीर हूँ और भावनाओं की एक पोटली हूँ, इसके आगे तो मेरा क्या ही अस्तित्व है। और फिर उन्होंने पता है क्या बोला है जो बहुत खूबसूरत है, कि महिलाएं सूक्ष्म रूप से शिकार करती हैं और पुरुष स्थूल रूप से। सूक्ष्म का मतलब है कि महिलाएं बनेंगी, ठनेंगी, सजाएंगी खुद को, और अंदर ही अंदर कामना होती है कि पति लट्टू बन के घूमे उनके ऊपर, उनके आगे पीछे। और फिर वो पता है जब उनको तो लगता है कि वो भी अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने नापतोल के हिसाब से चीज़ों को चाहती हैं। और फिर बाद में यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आचार्य जी लिखते हैं कि और ये करके आप और कुछ नहीं करते, पतियों में भी काम वासना का संचार करते हैं। फिर पति पशु बनकर झपट्टा मारे तो कहते हैं ये देखो दरिंदा। जब देखो तब एक ही बात सूझती है इसको। लेकिन इसको बहका कौन रहा है, इसको उत्तेजित कौन कर रहा है? ये एक सभा में बात कही गई थी, तो फिर वहाँ पे श्रोतागण हंसते हुए पाए गए, लिखा हुआ है। फिर एक आखिरी पहरा है इस चैप्टर का, हम नहीं जानते शिकारी कौन है और शिकार कौन है। शिकार करने की चेष्टा मत करिए, शिकार हो जाएंगे। शिकार करने की चेष्टा मत करिए, यानी जो आप सूक्ष्म रूप से अपने मन ही मन अपने आप को सजा के, सवार के, छैल छबीली बना के, बहुत चंचल बना के, खूबसूरत
कपड़ों में, लिबास में, मेकअप में बन ठन के और भावनाओं की एक पोटली सिर पे बांधे जो आप जा रही हैं, उनको शिकार बनाने के लिए आप स्वयं शिकार बन जाएंगी। क्योंकि आपको फिर लगेगा आपकी पूरी हस्ती सिर्फ इस शरीर से ही है, लेकिन ये शरीर हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। और ये खुद में एक नीच भावना लेकर आता है कि आप सामने वाले के लिए सिर्फ एक शरीर हैं। आपकी चेतना, आपकी आत्मा, आपका जो पूरा अस्तित्व है उसके कोई मायने ही नहीं है। आखिर में लिखते हैं, जिसे शिकार न बनना हो वो शिकारी भी न बने। ऐसा है जिसमें शिकारी का ही शिकार हो जाता है। ये खेल ऐसा है जिसमें शिकारी का ही शिकार हो जाता है। यानी आचार्य प्रशांत जी अपने इस पहले चैप्टर के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं कि आज आप जीवन के किसी भी क्षण में हैं, किसी भी यात्रा में हैं, लेकिन अगर आप अपना मान सिर्फ अपने शरीर और अपनी भावनाओं से लगा रही हैं तो मत लगाएं, क्योंकि वो बहुत छोटी कीमत है। आपका शरीर आपको डिफाइन नहीं करता है। किसी का रंग काला, किसी का गोरा, किसी की हाइट कम, कोई मोटा, कोई पतला, इससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ता है। ये बहुत छोटी चीज़ है। लेकिन मुझे इसी विषय में एक मूवी याद आ गई, इसी चीज़ का जिक्र करते हुए। मूवी का मुझे नाम तो याद नहीं है, या शायद उस मूवी का नाम बाला है। आयुष्मान खुराना की मूवी है। उसके सिर के बाल चले जाते हैं, उसकी वजह से वो बहुत डिप्रेशन में आता है। फिर उसने एक नकली बाल की टोपी लगवा ली, और उस मूवी में एक हीरोइन है, नॉट एबल टू रिकॉल हर नेम, यामी गौतम। तो यामी गौतम शुरू से ही काफ़ी खूबसूरत सी लड़की है उस मूवी में, और उसको एडवर्टाइजमेंट भी मिलते हैं क्योंकि उसका गोरा चिट्टा रंग है। मतलब सोशल डेफिनेशन के हिसाब से बहुत खूबसूरत बंदी है। तो ये उसको रिझाने की कोशिश करता है, फिर उससे समहाउ शादी भी कर लेता है। लेकिन शादी के कुछ टाइम के बाद यामी गौतम को जब पता चलता है कि आयुष्मान खुराना के बाल नकली हैं, वास्तविकता में उसके सिर के बाल उड़े हुए हैं, तो फिर कोर्ट में केस जाता है, वो तलाक फाइल कर देती है। तो वो फिर आयुष्मान खुराना कोर्ट में कहता है कि क्या हो गया, मेरे बाल नहीं है तो कौन सी बहुत बड़ी आफत आ गई, और कोई इंसान कम खूबसूरत लगे तो क्या उसके मन में प्यार नहीं है। तो फिर पता है यामी गौतम एक बहुत बढ़िया डायलॉग मारती है वहाँ पे। वो बताती है यूटिलिटी इन अ सोशल सिस्टम। मतलब वो बताती है कि भाई मुझे खूबसूरत होने की वजह से ही आज तक अटेंशन मिला है। स्कूल से लेकर कॉलेज तक ना मैं पढ़ाई में अच्छी थी, ना मैं लिखाई में अच्छी थी, ना मेरे में कोई कला थी, ना कोई ज्ञान था, कुछ नहीं था। मैंने आज तक जो खाया और कमाया है वो सिर्फ इस शक्ल सूरत के दम पर ही किया है। तो मैं कैसे ना अपनी शक्ल सूरत को तवज्जो दूं। यानी समाज में उस चीज़ को इतनी स्वीकृति है, समाज उस चीज़ के पीछे इतना भागता है कि अब उस इंसान को भी यही लगता है, यामी गौतम जो उस मूवी में कैरेक्टर है उसको यही लगता है कि उसकी जो असली पूंजी है वो उसकी कोई स्किल नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, सिर्फ उसकी साजो सज्जा, जो उसकी शक्ल है, उसके बाल हैं, उसकी हाइट है, उसका रंग रूप है, वही उसकी आखिरी पहचान है। तो ये शायद उस इंसान के लिए तो काम कर देगा जिस इंसान को प्रकृति ने एक पर्टिकुलर तरीके की शक्ल सूरत दे रखी है, तो शायद समाज में 4 लोग उसको सराहना दे देंगे। लेकिन उन लोगों का क्या जो लोग सोशल डेफिनेशन के हिसाब से खूबसूरत की कैटेगरी में नहीं आते हैं। अगर उन लोगों के मन में भी अगर यही डेफिनेशन बैठ गई कि अरे भाई खूबसूरत होने का मतलब ऐसा रंग रूप होना चाहिए, ऐसी हाइट, ऐसे 4 पैरामीटर्स होने चाहिए, तो ये वो अपने आप को पूरी ज़िंदगी एक हीनता वाली नज़र से देखेंगे। एक हीन भावना उनके अंदर रह जाएगी। वो जो उन्मुक्त है, आज़ादी है, वो जो अपने गुणों पे काम करना, अपनी स्किल पे काम करना, अपने आप को 4 एरियाज़ में अपने आप को डिफाइन करने की कोशिश करना, खुद पे मेहनत करना, वो भाव तो उनके अंदर आएगा ही नहीं, क्योंकि वो भाव की जगह हीनता ने ले ली है। तो इसलिए यहाँ से ये भी समझा जा सकता है इस चैप्टर के माध्यम से, ना सिर्फ महिलाओं को बल्कि समाज के अन्य वर्ग के लोगों को भी ये बताने का प्रयास किया गया है कि आपकी जो डेफिनेशन है, आपकी जो व्याख्या है, आइडेंटिटी है, वो सिर्फ आपका शरीर नहीं है, सिर्फ आपकी फीलिंग्स नहीं है। और भावनाओं को, ये मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ कि भावनाओं को ना तो दबाया जाता है, ना सप्रेस किया जाता है, ना ही इग्नोर किया जाता है। आपको खुद को क्वेश्चन करना चाहिए कि ये भावना मेरे अंदर से आई कहाँ से है और क्यों आ रही है।
ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए ना, कि आपने कौन सी बिलीफ सिस्टम को अपने अंदर जगह दे दी है, आपने आप कौन से विचारों में खुद को घुमा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, कि जिसकी वजह से आपको ये भावना आ रही है। क्योंकि आपने कुछ ना कुछ सोचा है, कुछ ना कुछ उस चीज़ के इर्द गिर्द आपने कुछ जीवन जिया है, तभी आपके मन में उस पर्टिकुलर तरीके की फीलिंग आ रही है। तो फीलिंग्स को ना तो सप्रेस करो, ना इग्नोर करो, उनको बुलाओ प्यार से, अपने पास बैठाओ और पूछो भाई आए कहाँ से हो, क्यों आई हो, ताकि आप इन्वेस्टिगेट करें तो आपको पता चले कि अच्छा इस तरह की फीलिंग्स मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे अपना सोचने का तरीका, जीवन जीने का तरीका बदलना पड़ेगा। मैं जिन चीज़ों के ऊपर वैल्यू प्लेस कर रही हूँ उन चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, ताकि आप सच में एक एक्शन मोड में आ पाएँ। तो फीलिंग्स आर नॉट टू सप्रेस और इग्नोर, इन्वेस्टिगेट दैम। दिस इज़ माई पर्सनल मैसेज। थैंक यू। राधे राधे। माँ पार्वती, माँ काली, राधा रानी आपको ब्लेस करें। हैव अ गुड डे।